हेलो बच्चों, आज हम क्लास 9 के इतिहास को पढ़ेंगे जिसकी किताब का नाम है भारत और समकालीन विश्व एक। तो इससे पहले आप कक्षा 6, 7, 8 में भारत के बारे में पढ़े थे, लेकिन अभी विश्व के बारे में पढ़ेंगे भारत के साथ साथ। तो इसमें पहला चैप्टर है फ्रांसीसी क्रांति। तो चलिए आप भी अपनी किताब निकाल लीजिए और मेरे साथ पढ़िए। साथ में कॉपी और पेन भी निकाल लीजिएगा, कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट मिलेगा तो उसे नोट करते जाइएगा साथ में। हो सकता है इसको समझने में आपको थोड़ा दिक्कत हो, लेकिन इसे बार बार पढ़ेंगे और समझने का कोशिश करेंगे। आपको एक बार में शायद समझ में ना आए, इसलिए इसको रिपीट करके बार बार करने का कोशिश कीजिए। इसलिए मैं इसको आपको स्टार्टिंग में ही बता दे रही हूँ, ठीक है। तो आप इसे समझने का कोशिश कीजिए, लेकिन साथ में पेन और कलम कॉपी भी निकाल लीजिए और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट मिलेगा उसे नोट करते जाइए ताकि आपको उसको समझने में और सुविधा हो, ठीक है। तो इसमें खंड 1 में कुछ घटनाएं और प्रक्रियाएं दी हुई, जिसमें अध्याय 1 में फ्रांसीसी क्रांति के बारे में पढ़ेंगे, अध्याय 2 में यूरोप के समाजवाद के आगमन के बारे में पढ़ेंगे, अध्याय 3 में जर्मनी के बारे में पढ़ेंगे जिसमें हिटलर के उदय और नात्सीवाद की राजनीति का भी विश्लेषण देखेंगे। इस तरह से पढ़ेंगे आगे। लेकिन आज क्या पढ़ेंगे? अध्याय 1 फ्रांसीसी क्रांति, ठीक है। अध्याय 1 में फ्रांसीसी क्रांति है। तो इसमें फ्रांस की क्रांति के बारे में दिया हुआ, किस तरह लोगों के द्वारा वहां आंदोलन किया गया, सरकार किस तरह से निरंकुश थी, तो इसके बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये क्या है? घटना कब की है? 1789 ईस्वी की सुबह की घटना से शुरू की गई है पाठ को। तो क्या था? 14 जुलाई का दिन था, जब क्या था, पेरिस में एक नगर है जहां बहुत ज्यादा आतंक का माहौल था। सम्राट ने सेना को शहर में घुसने का आदेश दे दिया था। जो सम्राट थे वहां के, उन्होंने सेना को नगरों में घुसने का आदेश दिया था और ये अफवाह फैला दिया गया था कि वहां के नागरिकों को जो भी सरकार का विरोध करे उसे गोलियां मार दी जाए। तो ये अफवाह पूरे पेरिस में फैल गया था। तो लोगों ने क्या किया? अपना संगठन तैयार करने का शुरुआत किया, सोचा, और बहुत संख्या में लोग एक जगह एकत्र हुए और अपना जनसेना का गठन किया। तो लगभग उसमें, जैसे यहाँ दिया गया है कि 7000 लोग, ठीक है, उसमें आदमी और औरत दोनों ही थे, टाउन हॉल में एकत्र हुए और एक जनसेना, जन मतलब लोगों के द्वारा जो सेना का गठन किया जाए, और जो क्या था, सम्राट सरकार के विरोधी था, जो वहां के शासक थे उनके विरोध में चला था। क्यों? क्योंकि सरकार द्वारा निरंकुश तरीके से लोगों के ऊपर गोलियां चलाने का आदेश दे दिया गया था और उसी के विरोध में लोगों ने सोचा कि हमको बचना है तो अपना संगठन तैयार करना है। हथियार की खोज में वे बहुत से सरकारी भवनों को जबरन प्रवेश कराए। सरकार के पास तो पावर था, उनके पास अपनी हथियार थे, गोली बारूद सब थे, लेकिन जो साधारण लोग थे उनके पास कोई हथियार नहीं था। तो सेना का गठन तो हो गया, लेकिन उनको क्या आवश्यक था? अब हथियारों की आवश्यकता थी। और इसके लिए क्या किए? वो सरकारी जो भवन थे जहां उसकी सुरक्षा के लिए हथियार रखे जाते थे, बारूद रखे जाते थे, तो उनके ऊपर उन्होंने हमला करना शुरू किया और वहां से हथियारों की लूट करनी शुरू कर दी। तो इस तरह क्या हुआ? अंततः सैकड़ों लोगों का एक समूह पेरिस नगर के पूर्वी भाग की ओर चल पड़ा, ठीक है। तो पूर्वी भाग में क्या है? बास्तील है। क्या है? एक बास्तील का किला है। और इस किले को क्या किया? जो किले की जेल था, जेल मतलब जहां कैदियों को रखा जाता, तो जेल को क्या किया? तोड़ दिया गया और वहां पे जो भारी मात्रा में जो गोला बारूद ये सब क्या था, रखा गया था। उन लोगों ने सोचा कि जो बास्तील जेल है, जो उसका किला है, उसको यदि हम तोड़ देंगे तो हो सकता है कि वहां जो बारूद रखा हुआ है वो हमको मिल जाए। तो तोड़ दिया और भारी संख्या में गोला बारूद वहां से ले गए।
तो हथियार पर कब्जे की इस सशस्त्र लड़ाई में बास्तिल का जो कमांडर है वो मारा गया और कैदी छुड़ा लिए गए, और उस जेल में जो कैदी रखे गए थे उनको भी छुड़ा लिया गया, और वहां के जो कमांडर थे जो उसकी रखवाली करते थे उनको भी मार दिया गया। यद्यपि उनकी संख्या केवल कितनी थी? 7 थी कैदियों की संख्या। सम्राट की निरंकुश शक्तियों का प्रतीक होने के कारण बास्तिल किला लोगों की घृणा का केंद्र था। क्या था कि सरकार क्या थी? निरंकुश मतलब जो अपने ऑर्डर को सिर्फ चलाए जनता पर, जनता की भलाई का ध्यान न दे और सख्ती से अपने हर हुक्म को पालन करवाए। तो क्या था कि वो जो बास्तिल किला था वहां क्या था कि सख्त जितने वो क्या था सरकार का पावर पॉइंट था। वहां पर क्या करते थे? अपने सारे हथियारों को संग्रह करते थे और जो अपराधी होते थे उसे भी वहां करते थे, और सारा क्या अपना जो पावर दिखाना होता था उनको उसी से वो अपना प्रदर्शन करते थे। तो लोगों को इस चीज से घृणा थी क्योंकि वो सरकार से घृणा करते थे, इसलिए उन्होंने बास्तिल के किला को क्या किया? तोड़ दिया। क्यों तोड़ दिया? उस घृणा को प्रदर्शित करने के लिए। और जो उसके अवशेष मिले, अवशेष बचे, तो उसको क्या किया? बाजार में बेच दिया गया। और उसको क्या किया? लोगों ने खरीदा। किस लिए खरीदा? कि वो स्मृति चिन्ह के रूप में अपने पास रखना चाहते थे, इसलिए बहुत लोगों ने उसे खरीद लिया। इस घटना के बाद कई दिनों तक पेरिस तथा देश के देहाती क्षेत्रों में और भी बहुत सारे संघर्ष हुए। जब वो संघर्ष हुआ उसके बाद धीरे धीरे लोगों में क्या हुआ? विरोध होता रहा सरकार के लिए। जहां भी उन्हें संभव था वो सरकार का विरोध प्रदर्शन करने लगे। तो अधिकांश जनता पावरोटी की महंगी कीमतों का विरोध कर रही थी। क्या कर रही थी? सरकार ने जो पावरोटी मतलब क्या? ब्रेड, ठीक है। तो उसकी कीमत क्या थी? बहुत ज्यादा महंगी हो गई थी, और वो बेसिक सा चीज है, खाने के लिए क्या है? बेसिक चीज है, तो उसके बिना लोग नहीं रह सकते हैं, और वो आवश्यक है दैनिक जीवन के लिए, और वो इतनी महंगी हो गई थी। तो सरकार के द्वारा उस महंगाई को कंट्रोल करने के लिए लोगों के द्वारा क्या किया गया? उसका विरोध किया गया। बाद में इस दौरे का सिंहावलोकन करते हुए इतिहासकारों ने इसे एक लंबे घटनाक्रम की ऐसी शुरुआत कड़ियों के रूप में देखा जिसकी परिणति फ्रांस के सम्राट को फांसी दिए जाने में हुई। क्या हुआ? हालांकि उस समय अधिकांश लोगों को ऐसे नतीजे की उम्मीद नहीं थी। क्या है? वो जो विरोध होता रहा, ये क्या हुआ? काफी लंबे समय तक चला ये जो विरोध हुआ, और काफी क्या हुआ? पूरे हर इलाके से क्या लोगों के द्वारा विरोध किया गया, और इसका परिणाम लास्ट में क्या हुआ कि फ्रांस के जो सम्राट थे उनको क्या कर दिया गया? फांसी दे दिया गया। लेकिन उस समय लोगों की ये उम्मीद नहीं थी कि इस तरह का कोई फैसला किया जाएगा। कैसे हुआ ये सब? और देखिए यहाँ पे क्या है? वो जो बास्तिल का जो ध्वंस किला को ध्वंस किया गया लोगों के द्वारा, उसका चित्र स्मृति के स्वरूप बनाया गया है चित्रकारों के द्वारा। ठीक है, यहाँ देख रहे हैं किस तरह से गोली बारूद से लोगों के इतने हजारों की संख्या में लोग उसका विरोध किए और उसको तोड़कर वहां के कैदियों को आजाद किया और वहां के हथियारों को लूट लिया। अब देखिए यहाँ पे क्या है? उसी का ही फ्रांसीसी क्रांति को पार्ट वाइज डिवाइड किया गया है, जिसमें पहला पार्ट है 18वीं सदी के उत्तरार्ध में फ्रांसीसी समाज। ठीक है, 18वीं सदी में के उत्तरार्ध में जब फ्रांसीसी समाज की व्यवस्था किस तरह थी उसके बारे में इसमें दिया गया है। तो आप यहाँ एक रेखा चित्र देख रहे हैं, तो इसमें क्या है? बॉक्स बना हुआ जिसमें उसको किस तरह से समाज को डिवाइड किया गया था, भाग किया गया था, उसके बारे में दिया है। जैसे यहाँ दिया है प्रथम स्टेज। क्या है प्रथम स्टेज में? क्या है कि पादरी वर्ग। कौन आते थे सबसे ऊपर में? पादरी वर्ग। पादरी वर्ग मतलब जो ये चर्च में जो पादरी होते थे वो वर्ग आते थे। ठीक है, और दूसरे स्टेट्स में कौन आते थे? कुलीन वर्ग। ठीक है, और तीसरे स्टेज में कौन आते थे? इसमें भी 3 भाग किया हुआ है। पहला में क्या है? बड़े व्यवसायी
और व्यापारी, अदालती कर्मचारी और वकील आते थे। और एक भाग उसी में ही किया गया है तीसरे स्टेट्स में, उसमें किसान और कारीगर आते थे। और तीसरे भाग में छोटे किसान, भूमिहीन मजदूर और नौकर, इस तरह से 3 भागों में इसको बांट दिया गया था। ठीक है, 3 स्टेट्स में बांट दिया गया था। ये आप समझ गए होंगे। अब देखिए 18वीं सदी में क्या हुआ था। सन 1774 ईस्वी में बुर्बो राजवंश का लुईस वंश, ठीक है, 16 फ्रांस की लुईस वंश क्या बोलते राजवंश का लुई 16, ठीक है, फ्रांस की गद्दी पर आसीन हुए। उस समय उनकी उम्र केवल 20 साल थी और उनका विवाह ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मेरी एंतोइनेट से हुआ था। राज्यारोहण के समय उसने राजकोष खाली पाया और जब उनको अपना वो पावर मिला, वो गद्दी मिला, तो उस समय क्या था, जो उनका राजकोष था, राजकोष क्या होता है, जहां पे राजा का संपत्ति जमा रहता है, तो वो उनको खाली मिला। तो लंबे समय तक चले युद्धों के कारण फ्रांस के जो वित्तीय संसाधन थे वो नष्ट हो गए थे, जिसके कारण उनको आय होता था, सरकार को या शासक को आय होता था, वो क्या हो गए थे, नष्ट हो गए थे, जिसके कारण जो उनका राजकोष था वो खाली हो गया था। तो बर्सराय के विशाल महल और राजदरबार की शानो शौकत बनाए रखने की फिजूल खर्ची का बोझ भी अलग से था। क्या था, जब लुई 16 फ्रांस की राजगद्दी पर बैठे तब उनका उम्र था 20 साल और उस समय क्या था, जब उन्होंने अपना गद्दी संभाला उस समय राजकोष लगभग खाली हो गया था। क्या कारण था कि उस समय इतने सारे युद्ध हुए थे, जिसके कारण उनके जो सोर्स थे इनकम वो खत्म हो गए थे और जो उनके महल थे उसके राजदरबार के शानो शौकत को रखने के लिए इतना ज्यादा फिजूल खर्च किया जाता था कि उनका जो राजकोष था वो काफी हद तक खत्म हो गया था। तो लुई 16 के शासन काल में फ्रांस ने अमेरिका के 13 उपनिवेशों को साझा शत्रु ब्रिटिश ने आजाद कराने में सहायता दी थी। जो लुई 16 का शासन काल था उसमें फ्रांस ने क्या किया था, अमेरिका के 13 उपनिवेशों, इससे पहले आप उपनिवेश के बारे में पढ़ चुके हैं, को साझा शत्रु ब्रिटेन, ठीक है, ब्रिटेन से आजाद कराने के लिए सहायता किया था और इसके चलते भी बहुत सारे युद्ध हुए थे। फ्रांस पर 10 अरब लिब्रे से भी अधिक का कर्ज और जुड़ा था। ठीक है, तो क्या हुआ था, इस युद्ध का खर्च उठाने के लिए बहुत सारा कर्ज भी लिया गया था, जबकि उस पर पहले से ही 2 अरब लिब्रे का बोझ चढ़ा हुआ था। पहले से ही तो ये था, कर्ज था, लेकिन वो कर्ज उन जो उपनिवेश थे 13 उपनिवेश थे उसको आजाद कराने में उसका और खर्च बढ़ता ही जा रहा था और उनका कर्ज भी बढ़ता जा रहा था। सरकार से कर्जदाता अब 10% ब्याज की मांग करने लगे थे, उनका जो ब्याज दर था वो बढ़ता जा रहा था। फलस्वरूप फ्रांसीसी सरकार ने अपने बजट का एक बड़ा हिस्सा दिनों दिन बढ़ते जा रहे कर्ज को चुकाने का मजबूर थी और उनका जो इनकम सोर्स होता था उसको भी क्या, उनको कर्ज जितना लिया हुआ था उसको चुकाने में ही काफी पैसा चला जाता था। अपने नियमित खर्चों जैसे सेना के रखरखाव, राजदरबार, सरकारी कार्यालय, विश्वविद्यालय, मतलब शिक्षा संस्थानों को चलाने के लिए फ्रांसीसी सरकार करों में वृद्धि के लिए बाध्य हो गई थी और अपना जो उसका इनकम होता था वो कर्ज देने में चला जाता था, जिसके कारण क्या होता था, और उनका बाकी जो खर्चा था उसको उठाने के लिए क्या करते थे, बहुत ज्यादा जो उनका कर था, टैक्स था, उसको क्या करते थे, और ज्यादा बढ़ा देते थे जिससे कि उनको खर्चों की पूर्ति हो सके। तो 18वीं सदी में फ्रांसीसी समाज 3 स्टेट्स में बटा था और केवल तीसरे स्टेट्स के लोग क्या करते थे, जनसाधारण ही अदा करते थे। और जो टैक्स जैसे यहाँ आपने इस चित्र में देखा कि 3 स्टेट्स में बटा था, तो उसमें क्या करते थे, जो टैक्स लेने का, टैक्स अदाई का काम किससे किया जाता था, ये 3rd स्टेज वाले से। ठीक है, तो वर्गों में विभाजित फ्रांसीसी समाज मध्यकालीन सामंती व्यवस्था का अंग था।
प्राचीन राजतंत्र पद का प्रयोग सामान्यतः सन 1789 ईस्वी से पहले के फ्रांसीसी समाज एवं संस्थाओं के लिए होता था। तो क्या था, ये जो वर्गों में विभाजित था, जो मध्यकालीन सामंती व्यवस्था का ही अंग था। जो मध्यकालीन सामंती व्यवस्था था उसी में ही ये विभाजित वर्ग विभाजित मतलब क्या, ये जो स्टेज में बटे थे तो उसमें जो बांटा गया था वो उस समय का ही था। जो प्राचीन राजतंत्र पद का प्रयोग सामान्यतः कब किया गया, 1789 से पहले का ही व्यवस्था में था। देखिए जो चित्र 2 में यहाँ पे दिखाया गया, जिसे मैंने आपको पहले ही दिखाया, ठीक है। तो फ्रांसीसी समाज की जो वर्ग व्यवस्था थी उसमें इस तरह से स्टेज बटे हुए थे। तो पूरे आबादी में लगभग 90% कौन थे, किसान थे। लेकिन जमीन के मालिक किसानों की संख्या बहुत कम थी। सारे क्या थे, 90% लगभग किसान थे। लेकिन ऐसे किसानों के पास, ऐसे किसान जो थे जिनके पास अपनी जमीन थी, वैसे किसानों की संख्या बहुत कम थी। लगभग 60% जो जमीन पर कुलीनों, चर्च और तीसरे स्टेट्स की अमीरों का अधिकार था। 60% जमीन किनकी थी, ये कुलीनों के, जो चर्च के थे और कुछ अमीरों के थे। लेकिन जो किसान थे उनके पास अपनी जमीन नहीं होती थी। और प्रथम 2 स्टेट्स के कुलीन वर्ग एवं पादरी वर्ग के लोगों को कुछ विशेषाधिकार जन्म से ही प्राप्त होते थे। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण विशेषाधिकार था राज्य को दिए जाने वाले करों में छूट। तो क्या किया जाता था, जो कुलीन वर्ग थे उनको विशेष छूट दिया जाता था। कुलीन वर्ग को कुछ अन्य सामंती विशेषाधिकार भी थे, मतलब हर चीज में उनको ज्यादा फैसिलिटी दिया जाता था। वह किसानों से सामंती कर वसूल करता था। क्या था कि जो किसान थे उनको ही उनसे ही कर वसूल किया जाता था। किसान अपने स्वामी की सेवा, स्वामी के घर एवं खेतों में काम करना, सैन्य सेवाएं देना एवं सड़कों के निर्माण, सहयोग आदि करने के लिए बाध्य थे। और जो किसान थे वो क्या करते थे, उनकी ना तो अपनी जमीन थी और वे क्या करते थे, जो उनके स्वामी होते थे उन्हीं के खेतों में काम करते थे, उनके जो सेनाएं थी उसमें सेवा देते थे, सड़कों का निर्माण कराते थे और स्वामी की सेवा करते थे। मतलब उनके जो मालिक होते थे उसकी सेवा करते थे। मतलब उनका अपना अधिकार नहीं होता था। और टैक्स लेने का काम भी किससे किया जाता था, उन्हीं किसानों से ही किया जाता था। तो इस तरह से किसानों की हालत उस समय बहुत खराब थी, दयनीय स्थिति थी। उनसे मजदूरों जैसा ही काम लिया जाता था। देखिए चर्च भी किसानों से करों का एक हिस्सा, टाइद मतलब जो धार्मिक कर है उस नाम से किसानों से कर का एक हिस्सा लेती थी, वसूल करती थी। ऊपर से तीसरे स्टेट्स के तमाम लोगों को सरकार को तो कर चुकाना ही होता था। क्या करना था, एक तो सरकार को चुकाना होता था, ऊपर से जो चर्च के थे उसको भी किसानों को कर चुकाना होता था। इन करों में टाइल मतलब क्या, प्रत्यक्ष कर। प्रत्यक्ष कर क्या होता है, जो सीधे लिया जाता है। और अप्रत्यक्ष कर क्या होता है, हो सकता है कोई वस्तु लिए तो उसमें वो टैक्स जुड़ा रहता है, वो अप्रत्यक्ष कर हो गया। और अनेक अप्रत्यक्ष कर भी शामिल थे। तो जो किसान होते थे उनको या तीसरे स्टेट्स के जो लोग होते थे तो उनको क्या होता था, एक तो प्रत्यक्ष कर भी लगता था और बहुत सारे अप्रत्यक्ष कर भी लगते थे। तो अप्रत्यक्ष कर नमक और तंबाकू जैसे रोजाना उपभोग की वस्तुओं पर लगाया जाता था। मतलब अप्रत्यक्ष कर किसमें लगता था, जो उनके दैनिक जीवन में चाहे जो वस्तुएं होती थी, चाहे कोई भी सामान वो खरीदते थे तो उसमें भी इनको इनडायरेक्ट रूप से टैक्स दे देना पड़ता था। ऐसे तो डायरेक्ट सरकार प्रत्यक्ष कर लेती ही थी, साथ में कुछ सामान खरीदते थे तो उसमें भी उसका टैक्स चला जाता था। तो इस प्रकार राज्य के वित्तीय कामकाज का सारा बोझ करों के माध्यम से जनता वहन करती थी। जो आम जनता थी उसी को सरकार के वित्तीय जो खर्च है उसको वहन करने के लिए उसी को टैक्स देना पड़ता था। तो इसमें कुछ नए शब्द आए हैं जिसे आप देख लीजिए, ठीक है। या देखिए लिब्रे एक आया है, जो कर
ऋण के समय आया था ऊपर में, ठीक है। तो फ्रांस की मुद्रा जिसे 1794 में समाप्त कर दिया गया, ठीक है। ये इससे पहले 1794 के पहले ये फ्रांस की मुद्रा हुआ करती थी। और स्टेट क्या है? स्टेट है क्रांति पूर्व फ्रांसीसी समाज में सत्ता और सामाजिक हैसियत को अभिव्यक्त करने वाला श्रेणी। जो वर्गों में विभाजित था समाज, उसको एस्टेट कहते थे। पादरी वर्ग, चर्च के विशेष कार्यों को करने वाले व्यक्तियों का समूह, ठीक है। जो चर्च में रहते थे उसे पादरी कहा जाता था। इसके बाद आया है टाइथ शब्द। तो चर्च द्वारा वसूल किया जाने वाला कर, जो किससे वसूला जाता था? किसानों से। किसानों की उपज के 10वें हिस्से के बराबर होता था, ठीक है। जो टाइथ होता था वो क्या होता था? किसानों से वसूला जाता था, और किसान की जो उपज होती थी उसका 10वां हिस्सा चर्च को देना पड़ता था। उसके बाद नेक्स्ट है टाइल। टाइल क्या है? सीधे राज्य को अदा करने वाली कर, ठीक है। कुछ कर जो सीधे सरकार को दिया जाता था वो कर था टाइल। तो इस तरह हमको लगता है आप समझ गए होंगे। और जो पॉइंट मैंने कहा इसमें जो मेन पॉइंट है उसे आप नोट करते जाएंगे, शायद आपने कर भी लिया होगा। देखिए यहाँ एक चित्र दिया हुआ है उस समय के समाज की। तो इसमें देखिए ये क्या है? कुलीन व्यक्ति है, ठीक है, जो किसानों से कर ले रहा है। यहाँ किसान है, ये कौन है? इधर ये है किसान और ये है कुलीन व्यक्ति। और ये चित्र में क्या बताया गया है कि कुलीन व्यक्ति को मकड़ा और किसान को मक्खी के रूप में चित्रित किया गया है। और किसान क्या दे रहा है? सारे चीजें यहाँ पे अपना दे रहा है। जैसे यहाँ क्या है? बेचारा गरीब किसान क्या दे रहा है? अनाज, फल, पैसा, सलाद, सब कुछ लाता है। मोटू जमींदार सब कुछ स्वीकार करने को तैयार बैठा है। ये क्या है? जमींदार है, जो कुलीन है, जो सब कुछ लेने के लिए बैठा है। पर उसकी नजर क्या है? किसान पर पड़ती भी नहीं है। मतलब कोई सम्मान नहीं है किसान के लिए कि वो उसके लिए ये सारी चीजें ला रहा है उसके टैक्स स्वरूप। इसीलिए कुलीन वर्ग के व्यक्ति जमींदार को क्या कहा गया है? मक्खी कहा गया है। और जो किसान है उसे क्या नहीं, कुलीन वर्ग के व्यक्ति को क्या कहा गया? मकड़ी कहा गया। मकड़ी क्या करती है? एक जाल बनाती है और उसके बीच में बैठे रहती है, और उस जाल में आकर मक्खी फंस जाती है और उसे वो खत्म कर जाती है। उसी तरह से क्या है? ये कुलीन वर्ग का व्यक्ति अपना जाल बिछाया हुआ है जिसमें किसान फंसा हुआ है, और किसान को ही अपने को भोजन के रूप में उससे परोसना पड़ रहा है। मतलब उसके भोजन की व्यवस्था करनी पड़ रही। इसीलिए जमींदार को मकड़ी और किसान को मक्खी के रूप में यहाँ दिखाया गया है। जीने के लिए संघर्ष, ठीक है, किस तरह से उस समय जीने के लिए फ्रांस में संघर्ष हो रहा था, तो उसको देखते हैं, ठीक है। जीने का संघर्ष। फ्रांस की जनसंख्या सन 1715 में 2.3 करोड़ थी, ठीक है, और जो सन 1789 में बढ़कर 2.8 करोड़ हो गई, ठीक है। इस तरह से जनसंख्या में वृद्धि हुई। तो परिणाम क्या हुआ कि अनाज के उत्पादन की तुलना में उसकी जो मांग थी वो काफी तेजी से बढ़ा। जब लोगों की संख्या बढ़ेगी तो खाद्य जो पदार्थों की आवश्यकता भी बढ़ेगी। आवश्यकता बढ़ेगी तो मांग बढ़ेगा। मांग मतलब क्या? जो लोगों के द्वारा किसी चीजों के लिए मांग किया जाता है कि हमको ये इतना चाहिए। तो स्वाभाविक है, लोगों की संख्या बढ़ेगी तो भोजन की मात्रा भी बढ़ाना पड़ेगा, उत्पादन का मात्रा बढ़ाना पड़ेगा, वरना क्या हो जाएगी? उसमें कमी, खाद्य पदार्थों की कमी हो जाएगी। अधिकांश लोगों के मुख्य खाद्य क्या थे? पाव रोटी थी, और जिसकी जो कीमत थी बहुत तेजी से बढ़ रहा था। और इससे पहले भी आपने सुना कि क्या था कि जो सरकार के प्रति लोगों का विरोध था, उसका एक मुख्य कारण ये पाव रोटी की कीमतों में वृद्धि भी था। अधिकतर कामगार कारखानों में मजदूरी करते थे और उनकी मजदूर मालिक तय करते थे, और जो मजदूरी थी वो मालिक तय करते थे, और वे ज्यादातर क्या करते थे? जो काम लोग होते थे, मजदूर होते थे, वो कारखानों में काम करते थे। लेकिन
मजदूरी महंगाई की दर से नहीं बढ़ी। लेकिन क्या है, जब लोगों की संख्या में वृद्धि हुई लेकिन उत्पादन क्या है, लगभग वैसे ही है। तो क्या हो जाएगा, जब उत्पादन कम रहेगा और मांग अधिक होगा तो क्या हो जाएगा, उसका जो मूल्य है, कीमत है, वो भी बढ़ जाएगा, जिसके कारण महंगाई बढ़ जाएगी। लेकिन जिस अनुपात में महंगाई बढ़ी उस अनुपात में लोगों की जो मजदूरी है, मजदूरी मतलब काम करने के बाद जो पैसा मिलता है, वो उस अनुपात में नहीं बढ़ा। और फलस्वरूप क्या हुआ, जो अमीर गरीब के रूप में के बीच में जो खाई था, मतलब उनके बीच में जो अंतर था, वो और ज्यादा बढ़ता गया। मतलब जो अमीर था वो ज्यादा अमीर होता गया और जो गरीब था वो और भी ज्यादा गरीब होता गया। और स्थितियां क्या हो गई, बद से बदतर हो गई। और साथ ही क्या था, सूखा कभी ओला, ये सब प्रकोप के कारण क्या हुआ, पैदावार, जो फसल का प्रोडक्शन है, पैदावार है, वो क्या हो गया, कम होता गया, गिरता गया। इससे क्या हुआ, रोजी रोजगार पर, जो रोजी रोटी पर क्या हो गया, संकट हो गया। ऐसे जीविका संकट प्राचीन राजतंत्र के दौरान फ्रांस में काफी आम थे। तो इस तरह से क्या हो गया, लोगों में आजीविका को लेकर संकट हो गया। जीवन को बचाने के लिए जो लड़ाई लड़ रहे थे, ये महंगाई के कारण वो उनका जीवन बहुत ही कष्टदायक हो गया था। क्यों, क्योंकि बहुत ज्यादा महंगाई बढ़ गया था, लेकिन उनकी मजदूरी में भी वो महंगाई के अनुसार वृद्धि नहीं हुई थी। देखिए यहाँ भी कुछ नए शब्द आए हैं, जैसे जीविका संकट। क्या है, जीविका संकट। तो क्या है जीविका संकट, ऐसी चरम स्थिति जब जीवित रहने के न्यूनतम साधन भी खतरे में पड़ने लगते हैं। तो जीवित रहने के लिए क्या चाहिए, न्यूनतम क्या, कम से कम भोजन चाहिए। और भोजन भी जब इतना महंगा हो जाए, लोग खरीद नहीं पाए, तो क्या हो जाएंगे, लोग भूखे मर जाएंगे। तो इसे क्या कहेंगे, जीविका संकट। और दूसरा क्या है, अनाम। इसका क्या अर्थ है, जिसका नाम मालूम नहीं है। ठीक है, जिसका नाम मालूम नहीं है उसे अनाम कहेंगे। तो ये क्या हो गया, जीविका संकट। तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे एक टेबल दिया हुआ जिसमें क्या दिया हुआ है, जैसे खराब फसल। अभी इससे पहले क्या देखा आपने कि ओला, और क्या होता है, अकाल। अकाल मतलब जब बारिश ना हो, ओला पड़े, जब बर्फ गिरे, तो उससे भी, ओला से भी बहुत नुकसान होता है। तो क्या होता है, खराब फसल के कारण क्या होती है, पैदावार कम होगी यहाँ पर। और पैदावार कम होगी तो क्या होगा, महंगाई बढ़ जाएगी। और महंगाई बढ़ जाएगी तो क्या होगा, जो गरीब लोग हैं वो अपना भोजन नहीं खरीद पाएंगे। और भोजन नहीं खरीद पाएंगे, यहाँ कुपोषण हो जाएगा। कुपोषण होगा तो महामारी होगा, और महामारी होगा तो लोगों की बहुत ज्यादा मृत्यु होगी। और यह क्या है, नहीं खरीद पाएंगे तो क्या हो जाएगा, एक तो यहाँ क्या हो जाएगा, कुपोषित होंगे, लोगों की बहुत ज्यादा से क्या होगी, गरीबी बढ़ेगी। या फिर भोजन उपलब्ध नहीं होगा, भोजन उपलब्ध नहीं होगा तो भी लोगों की बहुत ज्यादा मृत्यु होगी, जीविका संकट हो जाएगा। तो इस तरह से ये टेबल है, तो इसे आप कर लेंगे। ये क्या है, जीविका संकट का चक्र है। ये क्या है इस चित्र में, जीविका संकट का चक्र जो यहाँ दिया गया है। यहाँ क्या हो जाएगा, जीविका संकट। तो क्या है, एक 1.3 में है, उभरते मध्य वर्ग में के विशेषाधिकारों के अंत की कल्पना की। ठीक है, तो क्या होता है, देखिए पहले भी कर बढ़ाने एवं अकाल के समय किसान और कामगार विद्रोह कर चुके थे। ठीक है, जैसे ही अकाल के कारण क्या होगा, फसल नष्ट हो गए, महंगाई बढ़ गया, तो किसान और जो मजदूर थे वे विरोध करते रहते थे। इसके लिए जो सरकार थी, जो शासक थी, उसके विरोध में विरोध करते रहते थे। परंतु उनके पास क्या था, सामाजिक आर्थिक व्यवस्था में बुनियादी बदलाव लाने के लिए साधन कार्यक्रम नहीं थे। लेकिन जो उनकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति थी उसमें बदलाव लाने के लिए उनके पास क्या थे, कोई साधन नहीं थे। और उनके पास ऐसा प्लानिंग भी नहीं था कि वो किस तरह से इसमें बदलाव ला सके। जिम्मेदारी तीसरे स्टेट्स के उन समूहों से उठाई जो समृद्ध और शिक्षित होकर नए विचारों के संपर्क में आ गए थे।
तो किसान क्या थे, अशिक्षित थे और उनके पास कोई साधन भी नहीं थे और कोई योजना भी नहीं थे कि किस तरह से इस परिस्थिति से उबरा जाए, बाहर निकला जाए। लेकिन जो तीसरे स्टेज में कुछ क्या थे, समृद्ध लोग भी थे और शिक्षित भी थे। और शिक्षित लोगों में क्या होता है, नए नए विचार होते हैं। तो इन नए विचारों के कारण क्या हो गया, कुछ बदलाव की संभावना बढ़ी। तो क्या हो गया, 18वीं सदी में एक नए सामाजिक समूह का उदय हुआ जिसे मध्य वर्ग कहा गया। तो जब नए नए विचारों का उदय हुआ तो एक क्या हुआ, मध्य वर्ग का उदय हुआ, जिसने फलतः समुद्र पारीय व्यवसाय, ऊनी और रेशमी वस्त्र, समुद्र पारीय व्यापार, ऊनी रेशमी वस्त्र के उत्पादन पर बल पर संपत्ति अर्जित की थी। तो उन्होंने क्या विचार दिया कि यदि हमको इस परिस्थिति से उबरना है तो क्या करना होगा, अपने व्यवसाय को बढ़ाना है। तो उसके लिए वो क्या किए, समुद्र के पार जाकर भी व्यापार किए। किसका व्यापार किए, ऊनों का, रेशमी वस्त्रों का उत्पादन को भी बढ़ाया और उसका व्यापार किया। ऊनी और रेशमी वस्त्रों का या तो निर्यात किया जाता था या समाज के समृद्ध लोग उसे खरीद लेते थे। जो ऊनी और रेशमी वस्त्र थे उसको क्या करते थे, जो अमीर लोग थे समाज के, वे उसे खरीदते थे या फिर उसका क्या किया जाता था, निर्यात किया जाता। निर्यात का क्या अर्थ है, जब किसी वस्तु को देश से दूसरे जगहों पर भेजा जाता है तो उसे क्या कहते हैं, एक जगह से दूसरे जगह भेजा जाता है तो उसे निर्यात कहते हैं। और इसी का उल्टा क्या होता है, आयात, मतलब दूसरे जगहों से जब सामान को मंगाया जाता है तो उसे आयात कहते हैं। तो इस तरह से क्या किया गया, व्यवसाय में वृद्धि की गई। तीसरे स्टेट्स में इन सौदागरों एवं निर्माताओं के अलावा प्रशासनिक सेवा व वकील जैसे पेशेवर लोग भी शामिल थे। तो थे उस तीसरे स्टेट्स जो थे उसमें कुछ थे सौदागर थे, कुछ प्रशासनिक पदाधिकारी और वकील भी थे, और जो क्या थे, पढ़े लिखे थे और क्या था, उनके पास जन्म का जो अधिकार था वो नहीं था। जैसे पादरी वर्ग के पास था, कुलीन वर्ग के पास अपना जन्म से ही कुछ अधिकार मिल जाता था, लेकिन इनको कोई विशेष जन्म से अधिकार नहीं मिलता था। और सारा क्या था, टैक्स का भार भी इन पर था और महंगाई का भार भी इन पर था। तो किसी भी व्यक्ति की सामाजिक हैसियत का आधार उसकी योग्यता ही होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, जो व्यक्ति का जो हैसियत है वो क्या होना चाहिए, उनका योग्यता होना चाहिए। स्वतंत्रता, समान नियमों एवं समान अवसरों के विचार पर आधारित समाज की यह परिकल्पना किसने की थी, जॉन लॉक और जिया जाक, ठीक है, जो रूसी दार्शनिक थे। तो इनके द्वारा क्या किया गया, इन चीजों की परिकल्पना की गई कि जो समाज है उसका हैसियत किस पे आधारित होना चाहिए, योग्यता पर आधारित होना चाहिए। तो यहाँ देखिए कुछ क्रियाकलाप दिया गया है। नीचे दिए गए शब्दों में सही शब्द चुनकर चित्र 4 के रिक्त स्थानों को भरना है। ये ऊपर वाला था, ठीक है, उससे भर लेंगे। अब देखिए आगे क्या है, अपने 2 ट्रीटाइजेस ऑफ गवर्नमेंट में लॉक ने, जॉन लॉक, ठीक है, जॉन लॉक ने क्या किया था, राजा के दैवी और निरंकुश अधिकारों के सिद्धांत का खंडन किया था। जो शासक थे वे क्या थे, निरंकुश थे, अपने को ही सर्वस्व मानते थे और जनता का शोषण करते थे, जनता के हितों का विचार नहीं करते थे। तो जॉन लॉक ने क्या किया, ये जो निरंकुश शासन का जो अधिकार था उसको, जो सिद्धांत था उसका उन्होंने विरोध किया, खंडन किया। रूसो ने इसी विचार को आगे बढ़ाते हुए समाज और उनके प्रतिनिधियों के बीच एक सामाजिक अनुबंध पर आधारित सरकार का प्रस्ताव किया। क्या है, जब समाज में इतना ज्यादा निरंकुशता बढ़ता गया तो जो दार्शनिक थे उन्होंने कुछ सिद्धांतों को खंडन किया और जो समाज में क्या है, सामाजिक अनुबंध पर आधारित सरकार के गठन के बारे में विचार आया। तो क्या था कि जो वैसा सरकार का गठन का विचार आया जो समाज के हित में कार्य करे। तो मॉन्टेस्क्यू ने द स्पिरिट ऑफ द लॉज नामक रचना में सरकार के अंदर
जो अभी की व्यवस्था है, ये क्या था, इससे पहले निरंकुश शासन व्यवस्था था। तो उन्होंने अपने किताब में लिखा है कि जो सरकार की व्यवस्था है उसमें विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता विभाजन की बात कही। ठीक है, जब संयुक्त राज्य अमेरिका ने 13 उपनिवेशों ने ब्रिटेन से खुद को आजाद घोषित कर दिया तो वहां इसी मॉडल की सरकार बनी। ठीक है, जब विधायिका, कार्यपालिका और इसके बीच सत्ता का विभाजन की बात कही, जब संयुक्त राज्य अमेरिका में 13 उपनिवेश, इससे पहले आपने पढ़ा था कि जो अमेरिका के 13 उपनिवेश थे उसमें जो युद्ध हुआ था उसे आजाद कराने के लिए, तो उसके लिए फ्रांस सरकार को बहुत ज्यादा कर्ज लेना पड़ा था, आगे पढ़ा था। तो जब ब्रिटेन ये 13 उपनिवेश खुद को आजाद घोषित कर दिया तो वहां इसी मॉडल पर जो सरकार बनी, नई सरकार का गठन हुआ, इसी विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के आधार पर बनी। और विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका के बारे में आप पिछली कक्षाओं में पढ़े होंगे नागरिक शास्त्र में। फ्रांस के राजनीतिक चिंतकों के लिए अमेरिका संविधान और उसकी दी गई व्यक्तिगत अधिकारों की गारंटी प्रेरणा का एक महत्वपूर्ण स्रोत था। ठीक है, तो इस तरह से जो नया सरकार गठन हुआ तो उसी के आधार पर हुआ जो दार्शनिकों के द्वारा दिया गया था। तो दार्शनिकों के इन विचारों पर कॉफी हाउसों एवं सैलून की गोष्ठियों में गर्मागर्म बहस हुई और जो उनकी पुस्तकों, अखबारों के माध्यम से इनका व्यापक प्रचार प्रसार हुआ। और क्या था, जो साधारण लोगों की बातचीत कहाँ होती थी, कॉफी पीने के जो घर हाउस होते थे वहां होती थी, या फिर सैलून में होती थी। जो अभी भी क्या देखते हैं, जो चाय के स्टॉल होते हैं या फिर छोटे छोटे दुकान होते हैं, वहां पर लोग बैठकर जो सरकार की कामों की क्या करते हैं, आलोचना करते हैं। ये आप साधारणतः यहाँ भी देखते हैं। तो उस समय क्या हुआ था, जो दार्शनिक जो विचार देते थे उस पर बहस होती थी किताबों में, पुस्तकों में, और वे छोटे छोटे दुकानों में भी उसका होता था। तो इस तरह से क्या हुआ था, समाज में बहुत ज्यादा इसका प्रचार हुआ। पुस्तकों और अखबारों को लोगों के बीच जोर से पढ़ा जाता था, और ताकि अनपढ़ भी उसे समझ सके। जो लोग नहीं पढ़ सकते थे उनके लिए लोगों के द्वारा इसे पढ़ा भी जाता था। इस समय लुई 16 द्वारा राज्य के खर्चों को पूरा करने के लिए फिर से कर लगाए जाने की खबर से विशेषाधिकार वाली व्यवस्था के विरुद्ध गुस्सा भड़क उठा। और क्या हुआ, उसी समय लुई 16 ने क्या हुआ, अपने राज्य को खर्चा को पूरा करने के लिए क्या हुआ, टैक्स फिर बढ़ा दिया, टैक्स लगाए। तो जिसके कारण क्या हुआ, लोगों का जो गुस्सा था और भड़क गया और लोग उसका विरोध करने लगे। तो ठीक है, यहां देखिए, इसको पहले थोड़ा देख लेते हैं। प्राचीन राजतंत्र में हुए अनुभवों का वृत्तांत। ठीक है, तो आगे चलकर क्रांतिकारी राजनीति से सक्रिय होने वाले जॉर्ज डंटन ने अपने पढ़ाई पूरी होने के बाद के समय को याद करते हुए सन 1793 में अपने एक मित्र को एक पत्र लिखा था। ठीक है, कि मैं प्लेसिस के आवासीय कॉलेज में था। किसने लिखा था, एक क्रांतिकारी, ठीक है, जो राजनीति में सक्रिय थे, जॉर्ज डंटन ने 1793 में अपने एक मित्र को। तो उसमें क्या लिखा था, देखिए, मैं प्लेसेस के एक आवासीय स्कूल में कॉलेज में पढ़ते थे। वहां मुझे कई महत्वपूर्ण लोगों का सानिध्य मिला। पढ़ाई पूरी होने के बाद बेकारी के दिनों में मैं नौकरी की तलाश में जुट गया। पेरिस के न्यायालय में नौकरी मिलनी क्या थी, असंभव थी, पॉसिबल नहीं थी। सेना में नौकरी का विकल्प भी मेरे लिए नहीं था, क्योंकि मैं ना तो जन्मजात कुलीन था और ना ही कोई संरक्षक था। चर्च भी मुझे आसार नहीं दे सका, और चर्च में भी उनको जगह नहीं मिला, और ना ही कुलीन थे, इसलिए उनको सेना में भी जगह नहीं मिला, न्यायालय में भी उनको नौकरी नहीं मिली। ठीक है, तो मैं कोई अहोदा भी खरीदने की स्थिति में नहीं था, क्योंकि मेरी जेब में एक शू, मतलब क्या है, फ्रांसीसी पैसा को शू कहा जाता था, तक नहीं था। पुराने दोस्तों ने भी मुंह मोड़ लिया था। व्यवस्था ने हमें पढ़ा लिखा तो दिया था, लेकिन हमारी प्रतिभा के इस्तेमाल के अवसर
उपलब्ध नहीं कराए गए थे। मतलब उन्होंने अपने चिट्ठी में लिखा था कि मैं तो पढ़ लिख लिया था, लेकिन मुझे कहीं अपने योग्यता के अनुसार कहीं भी काम नहीं मिल रहा था। तो इससे क्या पता चलता, उस समय की जो सामाजिक स्थिति थी उसके बारे में पता चलता था कि हर जगह जाति के अनुसार, मतलब जो पादरी हैं, कुलीन वर्ग हैं, उनके संरक्षक हैं, उनको ही काम मिलता था और बाकी लोगों के लिए कोई समाज में स्थान नहीं था। दूसरा प्रसंग है, आर्थर यंग नाम के एक अंग्रेज ने सन 1787 और 1789 के दौरान फ्रांस की यात्रा की। ठीक है, तो अपनी यात्रा का उन्होंने वृत्तांत लिखा है। इस वृत्तांत में उनकी जो टिप्पणी दी गई थी उससे बहुत ही दिलचस्प है। तो क्या है, देखिए, सेवा टहल में लगे अपने गुलामों, खासतौर पर उनके साथ बुरा व्यवहार करने वाले को पता होना चाहिए कि इस तरह वह अपनी जिंदगी को ऐसी स्थिति में डाल रहा है जो उस स्थिति से बिल्कुल भिन्न होती है जिसमें उसने मुक्त लोगों की सेवाएं ली होगी और उनके बेहतर बर्ताव करता, जो अपने पीड़ितों की कराह सुनते हुए भोज उड़ाना पसंद करते हैं। उन्हें दंगे के दौरान अपने बेटी के अपहरण या बेटे का गला रेत दिए जाने का दुखड़ा नहीं रोना चाहिए। क्या था, उस समय के समाज के बारे में दिया गया था कि जो गुलाम थे उनके साथ कितना खराब व्यवहार होता था। इसीलिए क्या हुआ, समाज में विद्रोह हुआ और उस विद्रोह में, उस युद्ध में बहुत ज्यादा खून खराबा हुआ, जिसमें लोगों के क्या हुए, बहुत सगे संबंधी मारे गए। तो जब उन्होंने उसका गुलामों को अत्याचार किया, उस समय उनके वो परिणाम के बारे में सोचना चाहिए था। उनके इस टिप्पणी में इसके बारे में दिया हुआ है। तो इस तरह से आप इसे पढ़ेंगे, शायद थोड़ा समझने में दिक्कत हो रहा होगा, तो इसे 2-3 बार पढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो इससे आज के लिए इतना ही है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्रांति की शुरुआत के बारे में पढ़ेंगे। अब इससे पहले हम आज पढ़े कि किस तरह से फ्रांस में विद्रोह हुआ, विद्रोह के क्या कारण थे, उसके बारे में हमने जाना। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।